यहां दिए गए तीनों वाक्यों का सरल हिंदी अनुवाद की तरह समझाने वाली व्याख्या है। 8. Women are no damned, औरत बिल्कुल अच्छी नहीं होती। आपके अतीत में शायद आपकी मदर माँ या किसी और महिला ने आपको दुख पहुंचाया, आपका तिरस्कार किया या आपको गहरा घाव दिया होगा। इसी वजह से अब आपने खुद को बचाने के लिए एक कवच बना लिया है। आप सभी महिलाओं से नफरत करते हैं। हिंदी अनुवाद: औरतें बिल्कुल अच्छी नहीं होती। टेक्निकल वर्ड: मिसोजिनिस्ट। बच्चों के लिए व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। मान लो बचपन में एक लड़की ने आपकी सबसे प्यारी टॉय तोड़ दी थी और आपको बहुत सैड हुआ था। अब आप सोचते हो कि दुनिया की सारी लड़कियां खराब होती हैं और सब आपकी टॉय तोड़ देंगी, इसलिए आप किसी भी लड़की के पास नहीं जाते और उनसे नाराज रहते हो। जो व्यक्ति सभी औरतों से नफरत करता है उसे मिसोजिनिस्ट कहते हैं। 9. Marriage is an institution, and who wants to live in an institution? शादी एक इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन में कौन रहना चाहता है? आप शादी का वह पक्का कानूनी बंधन नहीं चाहते। विपरीत लिंग, ऑपोजिट सेक्स के लोग लवर मेट्स, साथ रहने वाले या साथ में घर शेयर करने के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन कानूनी तौर पर पति या पत्नी बनने के लिए नहीं। आपको लगता है कि शादी के बंधन बहुत ज्यादा बाइंडिंग, बांधने वाले होते हैं। आप शायद ये मानते हैं कि अगर आजादी हो तो भी कमिटमेंट, वादा ज्यादा गहरा और सच्चा होता है। हिंदी अनुवाद: शादी एक इंस्टीट्यूशन, संस्था, कारावास जैसी जगह है और कौन एक इंस्टीट्यूशन में रहना चाहता है? टेक्निकल वर्ड: मिसोगैमिस्ट, विवाह द्वेष। बच्चों के लिए लाइक ए किड। कल्पना करो कि आपको एक बहुत बड़ा सुंदर पार्क बहुत पसंद है जहां आप कभी भी आ जा सकते हो, लेकिन अगर कोई कहे कि आपको अब हमेशा के लिए उसी पार्क के अंदर एक छोटे से कमरे में ताला लगाकर रहना होगा, तो आप कहोगे नहीं, मैं पार्क को प्यार करता हूं लेकिन मैं वहां बंद नहीं होना चाहता। इसी तरह जो व्यक्ति शादी को एक बंधन या कैद मानता है और शादी नहीं करना चाहता उसे मिसोगेमिस्ट कहते हैं। Then that the flesh is heir to, शरीर का भाग्य। आपका मानना है कि अच्छा जीवन जीने के लिए आपको अपनी इच्छाओं को दबाना होगा, सादगी और अकेलेपन में ध्यान लगाना होगा। आप कहते हैं कि सबसे साधारण और कम से कम खाना खाकर और दुनिया के सारे मजेदार चीजों जैसे स्वादिष्ट खाना, कंफर्ट आदि से दूर रहकर आप स्पिरिचुअल परफेक्शन, आध्यात्मिक पूर्णता पा सकते हैं। हिंदी अनुवाद: यह शरीर का भाग्य है। यहां इसका अर्थ है अपनी इच्छाओं और सुखों को त्यागना। तकनीकी शब्द: ascetic, तपस्वी, संयमी। एक्सप्लेनेशन: like a kid। सोचो कि आपके पास ढेर सारी चॉकलेट, आइसक्रीम और नई नई वीडियो गेम्स हैं, लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि मैं ये सब नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सादा मिल्क और रोटी खाऊंगा और सारे दिन एक कोने में बैठकर भगवान का नाम लूंगा ताकि मैं और अच्छा इंसान बन सकूं। ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर सारे सुख आराम छोड़ देता है और सादा जीवन जीता है ताकि वह स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग, मजबूत बन सके, उसे एसेटिक कहते हैं। इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? Here's your world's ultra best one-page cheat sheet for quick exam revision. Short, crisp, and 100% complete. Every key fact, section, and idea from Chapter 3A Arbitration, Rajasthan Act 34 of 1958, is included with easy memory anchors and smart revision tricks at the end. CAC Chapter 3A Arbitration, ultra crisp notes, added by Rajasthan Act 34 of 1958, Section 6 purpose, to settle industrial disputes peacefully through arbitration without going to court. Section 10B submission, agreement to arbitration. Who can agree? Employer plus representative union, or, if no rep union, any union representing employees. How? By a written agreement to submit present or future disputes to arbitration. Arbitrator can be named or unnamed in the agreement. That agreement equals submission. Copy of submission sent to registrar. He registers it and publishes it as per rules. Example: factory owner plus workers union sign a paper saying any future wage dispute will go to Mr. X for arbitration. That's a submission. Section 10C. When submission can be revoked. Rule: normally irrevocable, can't be taken back. Exception: future disputes. Either party may revoke by 3 months written notice. Both parties can agree to extend or continue the submission before notice period ends. Example: workers union gives written notice.
After 3 months, we cancel this arbitration agreement. Legal revocation. Section 10D, Proceedings in Arbitration. Arbitration procedure follows Arbitration Act, 1940, Central Act X of 1940. Industrial tribunal has same powers as a civil court under that act. Keyword trick. Open quote. Same rules, same power. Arbitration here runs like court but faster and simpler. Close quote. Section 10E, Special Case to Tribunal. Arbitrator can refer any question of law, legal doubt to industrial tribunal. Tribunal's decision is binding. Arbitrator must follow it. Example, arbitrator unsure if bonus law applies, asks tribunal. Tribunal says yes, award must follow that. Section 10F, Award by arbitrator. Arbitrator must hear both parties, make a written award, sign it, memory anchor, open quote, hear, decide, sign equals award, close quote. Section 10G, No arbitrator appointed. If submission doesn't name an arbitrator or no one is appointed due to circumstances, state government may refer dispute to industrial tribunal for adjudication. Example, both sides agree to arbitrate but can't pick arbitrator. Gov sends case to tribunal. Section 10H, State government's power to intervene. Gov can directly refer dispute to industrial tribunal anytime if A. Dispute may cause A. Serious disorder or public peace breach. B. Hardship to community. C. Industry loss or employment cut. B. Dispute not likely to settle otherwise. C. Public interest requires intervention. If Gov refers any previous submission or arbitrator award equals canceled. Keyword, open quote. Gov steps in if chaos, hardship, or threat to public interest. Close quote. Section 10I, Notice of Award. Arbitrator tribunal sends copies of award to parties, Commissioner of Labor, Registrar, and State Gov. Registrar records it in official register. Trick, open quote, for receivers, party, Commissioner, Registrar, Government. Close quote. Section 10J, Completion of Proceedings. Arbitration is complete only when award is published under Section 17. Memory link, open quote, not over till published, close quote. Core keywords, recap. Submission equals written arbitration agreement. Registrar equals keeps and publishes submissions awards. Arbitrator, neutral person who decides. Award, final written decision. Tribunal equals official industrial court. State Gov courts can intervene anytime in public interest. Exam smart revision tricks. Mnemonic for sections 10B, 10J. Begin, cancel, do, explain, finalize, govt, help, inform, join, complete. Open quote. Begin, cancel, do, explain, finalize, govt helps inform and join. Close quote. Daily 5-min revision plan. Read section titles aloud. 10B, 10J. Recall one keyword each. B submission, C revocable, D proceeding, etc. Mentally narrate one example per section. Write one-line summary from memory. Review mnemonic before sleep. Memory anchor. Imagine a factory dispute. See the process as a movie. Agreement signed, 10B. May be revoked, 10C. Arbitration starts, 10D. Doubt sent to tribunal, 10E. Award given, 10F. If no arbitrator, Gov sends to tribunal, 10G. Gov can directly step in, 10H. Award copies sent, 10I. Case ends when published, 10J. One-line essence, open quote. Chapter 3A ensures industrial peace by allowing disputes to be settled through arbitration, while giving state government the final power to protect public order and interest. Close quote. Would you like me to make a super visual memory map, mind map, of this chapter, like a diagram showing arrows, keywords, and flow for faster last-minute recall? Chapter 4, Procedure, Powers and Duties of Authorities. Section 11, Industrial Disputes, 1947, ultra-compact one-page cheat sheet. 1. Procedure of authorities. Authorities covered. Arbitrator, board, court, labor court, tribunal, national tribunal. Rule. They can decide their own procedure unless the government has made specific rules. Think, free to choose their method, like teachers choosing how to run their class. Power to enter premises. Who? Conciliation officer, board, court, tribunal, national tribunal. When? For inquiry into existing or possible apprehended industrial dispute. Condition. Must give reasonable notice before entry. Example, officer visits a factory to inspect work conditions after worker's complaint. 3. Civil court powers. All judicial authorities. They have same powers as civil courts. CPC 1908. In A. Enforcing attendance and examining persons on oath. B. Production of document materials. C. Issuing commissions to examine witnesses. D. Other prescribed matters.
Every inquiry investigation equals judicial proceeding covered by IPC sections 193, false evidence, and 228, insulting court. Memory tip: ECIO, enforce, compel, issue other. More. 4. Powers of conciliation officer can enforce attendance and examine any person, can inspect documents related to the dispute, can verify award implementation or other duties. Has same powers as civil court, attendance, examination, documents. Example, officer checks wage records to see if award on minimum wage is followed. 5. Expert assistance. Labor court, tribunal, national tribunal may appoint assessors, experts with special knowledge to advise them. Think, like inviting a technical expert in a worker's machinery case. 6. Public servants. All conciliation officers, board court members, and presiding officers of labor courts tribunals are public servants. IPC Sec 21. Protected under law, can't be easily harassed or bribed. Costs of proceedings. Discretionary power. Labor court tribunal decides who pays cost and how much. Gov can recover costs as arrears of land revenue. Example, if one party wasted time, tribunal can make them pay costs. 8. Deemed civil court. Criminal procedure powers. Labor court tribunal, national tribunal equals deemed civil courts under CRPC sections 345, 346, 348. Handling contempt and summary trials. 9. Execution of awards. Awards, orders, settlements. Executed like civil court decrees. Order 21 CPC. Means court can recover money, enforce reinstatement, etc. 10. Transmission of awards. Labor court tribunal must transmit awards orders to civil court. Civil court executes it as if it were its own decree. Ensures quick legal enforcement. Hack memory anchors. Quick tricks. PECAPT. Easy order to remember sections. Procedure, entry, civil powers, conciliation, assessors, public servant, costs, tribunal equals court execution. Civil court powers equals ECIO, enforce, compel, issue other. Conciliation equals check, call, compel. Execution equals like civil decree. Experts equals assessors. Hashtag daily revision tricks. Day 1, read headings only allowed, 2 min. Day 2, recall powers of conciliation officer, draw mind map. Day 3, revise civil court powers, use ECIO trick. Day 4, quiz yourself. Who can appoint assessors? Who recovers costs? Day 5, revise execution steps, order 21 CPC. Day 6, teach it to someone in your own words. Day 7, 1 min flash review, read only capitalized keywords. Goal tip, remember, all industrial dispute authorities equals mini courts with civil powers. Linkage tip, Civil Procedure Code CPC plus Indian Penal Code IPC CRPC frequently linked laws. Would you like me to make a 1-minute visual memory map, like a mental diagram of this section next, to help recall everything at a glance before exams? Ultra Best 1-page cheat sheet. Duties of board, court, labor court, tribunal, and national tribunal. Industrial Disputes Act, 1947. Every key point dates plus memory anchors packed for exam quick recall. Section 13. Duties of board. Main duty. Bring settlement between employer and workman. Conciliation. Process. Investigate quickly. No delay. Examine facts, merits, fairness. Use any fair method to make parties agree. Focus. Amicable, fair, speedy settlement. If settlement achieved, send report, memorandum of settlement, signed by both sides, to GOVT. If no settlement, send full report to GOVT including steps taken, facts and circumstances, findings and reasons of failure, recommendations for solution. Public utility disputes. If GOVT does not refer to labor court tribunal, it must record and communicate reasons to parties. Time limit. Within 2 months of reference, GOVT may extend max 2 more months in total. Further extension only if both parties agree in writing. Memory anchors. B equals bring settlement. 2 months, boards round. Utility, GOVT must justify. Section 14. Duties of court. Duty. Inquire into matters referred and report to GOVT. Time limit. Normally 6 months from start of inquiry. Tip. C equals court. 6. Double of 3 in board section. More time. Section 15. Duties of labor court, tribunal, national tribunal. Duty. Adjudicate, decide disputes. Must. Conduct proceedings expeditiously. Fast. Submit award, final decision, within period specified in GOVT's reference order or extended time. Anchor. L. Lawful award. Timely. Cash Section 16. Form of report award 1. Board court report. Must be in writing, signed by all members. Any member may write minute of dissent, disagreement. 2. Award of labor court tribunal / national tribunal.
Must be in writing, signed by presiding officer. Anchor, all sign the report, head signs the award. Quick timelines. Board, 2 months, max 2 more months, may extend further only if both parties agree. Court, 6 months from inquiry start. Labor Court Tribunal, within time given in reference, extension under Sec 10, 2A. Keywords to remember. Board equals conciliation, court equals inquiry, tribunal equals adjudication, award equals decision, report equals findings, memorandum, written settlement, dissent, disagreement note. TAC exam booster points. GOVT must record reasons if no reference in public utility dispute. Written and signed reports awards ensure authenticity. Speed plus fairness, guiding principle of all bodies. Section link chain, 13 board, 14 court, 15 tribunals, 16 form. Daily revision tricks. 1, 2 to 6 award rule. Board equals 2 months, court equals 6 months, tribunal equals award. 2, BCT ladder. Board equals bring settlement. Court equals check facts, tribunal equals terminate dispute. 3, write and sign mantra. Every report award equals must be written signed. 4, quick 1-minute mental recap. B settle, C report, 6 mo T award, 16 written plus signed. 5, daily 3-minute revision. Morning, recite 2 to 6 award rule. Evening, recall write and sign PLUV Gov reason rule. Goal for exam. If question says, what are duties of board, court, tribunal under ID Act? Start with keywords. Settle, report, award, sign, time limits. Finish answer in under 2 minutes, full marks. End and complete cheat sheet. Task ultra compact 1-page cheat sheet. Section 17, 17A and 17B. Industrial Disputes Act, 1947. Core facts, bullets, dates and keywords only. Section 17. Publish every report award and any minute of dissent within 30 days of its receipt by appropriate government. Method equals as government thinks fit. Section 7.2. Published award equals final, not open to ordinary court challenge subject to Section 17A. Section 17A, basic rule. Award becomes enforceable 30 days after publication. Proviso. Power to pause. Appropriate state gov for state awards where it is a party or central gov for national tribunal awards may notify in official gazette that awards shall not become enforceable on expiry of that 30-day period if it affects national economy, social justice. Section 17A, 2. If paused, GOVT has 90 days from publication to reject or modify the award and must lay the award plus order before state legislature parliament at first opportunity. Section 17A, 3. If rejected, modified, and laid, becomes enforceable 15 days after laying. If no order within 90 days, becomes enforceable at the end of 90 days. Section 17A, 4. Award's operation date equals date specified in the award? If none specified, starts on the enforceable date. Section 17B. If award directs reinstatement and employer appeals to High Court, Supreme Court, employer must pay the workman full wages last drawn, including admissible maintenance during pendency if the worker was not employed elsewhere and has filed an affidavit to that effect. Court exception. HCSC can order no payment for periods where worker actually had adequate employment. Must remember numbers. Single line, 30. Publish, 30. Enforce after publication, 90. GOV to act window, 15. After laying. Mnemonic phrase, publish 30, enforce 30, gov 90, lay 15. Quick definitions. One-liners. Appropriate government, state govt for state matters, central govt for national tribunal matters. Minute of dissent, written note by a member who disagrees, must be published. Affidavit, sworn statement filed by the workman saying they were not employed elsewhere. Tiny exam strategy, what to write and answer. Always state the 3 dates, 30, 90, 15, with what each controls. Mention minute of dissent must be published. Emphasize finality subject to 17A, i.e., govt powers to pause, modify, reject. For 17B, write conditions clearly. Reinstatement plus appeal plus affidavit plus no other employment. Add court exception. Best short tips and tricks for quick recall. Draw a mini timeline. Receipt, 30 days. Publish, plus 30, enforce. If Gazette pause, publish, govt has 90 days, reject, modify, plus lay, plus 15, enforce, or if no action, 90 days, enforce. Underline minute of dissent and affidavit in notes. They're often tested. Always answer exam cues with who, state central, when, dates, and how, Gazette, laying before legislature. Daily 5-minute revision routine. Use everyday pre-exam. 1. Day 1. Recite numbers aloud.
30, 30 to 90, 15, and say what each means. 2. Day 2. Write one timeline from memory, 30 seconds. 3. Day 3. Flashcard cues, 3 cards. Q1. When published. Q2. When enforceable. Q3. When must employer pay under 17B. Answer in one line each. 4. Day 4. Teach someone or pretend to teach for 2 minutes. Best retention. 5. Day 5. Do one example in your head, dates plus action, and check. Repeat cycle. Memory anchors, one-liners to stick it. Publish in 30, enforce in 30. First short hook. Gov gets 90, act or it's fine. If Gov does nothing in 90 days, award stands. Lay it, wait 15, if laid before legislature parliament. Reinstate plus appeal, pay unless worker earned elsewhere. Affidavit needed, 17B in one line. One last micro checklist before leaving the answer box. Copy into exam sheet. 30 days to publish from receipt. Minute of dissent published. Award final subject to 17A. Enforceable 30 days after publication, unless paused. Jov pause, 90 days to act, reject, modify its lay. If laid, plus 15 days. If no action, enforce after 90 days. Operation date equals date specified in award or enforceable date. 17B, reinstatement plus appeal. Employer pays full last wages if affidavit, no other employment. HCSC can order otherwise. If you want, I can convert these flashcards into 10 one-line Q&A flashcards you can drill every morning. Shall I make them now? Absolutely. Let's make a world-class, ultra-compact, one-page cheat sheet for sections 18 and 19. Short, precise, with keywords, examples, and memory anchors so you can revise fast before exams. I'll add tips and tricks to remember every point. Hashed ultra-compact cheat sheet. Section 18 and 19. Settlements and awards. Section 18. Who is bound? 18.1. Settlement by agreement. No conciliation. Only employer plus workman who agreed. Example. Boss and worker agree extra leave. Only they follow. 18.2. Arbitration award. Only parties who referred dispute. Example. Asked arbitrator. Only involved follow. 18.3. Settlement award via conciliation arbitration. Notification under 10A. Labor Court Tribunal National Tribunal. Binds. A. All parties of dispute. B. All summoned parties unless wrongly called. C. Employers, heirs, successors, assigns. Future owners. D. All workmen present and future in establishment. Memory anchor. Direct agreement. Only two. Official conciliator award. Everyone connected. Section 19. Period duration. 19.1. Start, agreed date, or signing date. Tip. Default equals signing date. 19.2. Duration of settlement. Agreed period. Or 6 months default plus 2 months notice to terminate. Tip. Always add plus 2 months buffer after end notice. 19.3. Duration of award. Normally 1 year from enforceable date. Gov can reduce, extend, max total 3 years. 19.4. Material change. Gov can ask Labor Court Tribunal to shorten period, final. 19.5. One-time awards. 1 year rule does not apply. Example. One-time ERS 500 bonus, no ongoing duration. 19.6. Notice to terminate award. 2 months wait after notice. 19.7. Valid notice must come from majority representative. Small minority cannot cancel. Memory anchor. Settlement equals 6 months plus 2. Award equals 1 year. Govt. Notice equals 2 months majority. Extra keywords, quick recall. Settlement equals agreement, promise. Arbitration award equals arbitrator's decision. Conciliation official helper guides discussion. Enforceable, can legally make it happen. Binding equals must follow. Parties equals involved people. Boss, worker, summoned, heirs, future workers. Daily revision tricks, memory anchors. 1. Morning, 5 min. Recall 18, who follows. Imagine boss and workers, plus future workers, owners. 2. Afternoon, 5 min. Recall 19, how long. Visualize 6 months, 1 year, plus 2 months notice, max 3 years. 3. Night, 5 min. Rapid fire quiz. Who is bound if settlement is without conciliation? Only 2 parties. Who is bound if labor court gives award? Everyone connected plus heirs, future workers. Duration of settlement, 6 months default plus 2 months notice. Duration of award, 1 year. Flushed govt, max 3 years. Tip, make a small mental image. 18 people, who. 19 clock calendar, when and how long. Super simple one-liner memory anchor. Direct deal, only 2. Official decision, all connected. Settlement 6 plus 2. Award 1 plus, max 3. Notice equals 2 majority.
If you want, I can make a tiny visual diagram / flowchart next that shows all rules who is bound plus duration plus notice in one glance, like a mind map cheat sheet for 2-minute revision before exam. Do you want me to make that diagram next? ये रहा सेक्शन 22 का आपके लिए सरलतम हिंदी में स्पष्टीकरण, जिसमें एक फ्रेंडली टीचर की तरह एक एक नियम को गहराई से समझाया गया है। सेक्शन 22 पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में हड़ताल, स्ट्राइक और तालाबंदी लॉकआउट के नियम। यह सेक्शन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस यानी ऐसी बहुत ज़रूरी सेवाएं जो लोगों को रोज़ चाहिए, जैसे अस्पताल, बिजली, पानी या रेलवे में हड़ताल, स्ट्राइक, कर्मचारियों द्वारा काम बंद करना और तालाबंदी लॉकआउट मालिक द्वारा काम बंद करवाना के लिए अनिवार्य नियम बताता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जरूरी सेवाएं एकदम से बंद न हों। जरूरी बातें और शब्द, वर्ड्स यू मस्ट नो। स्ट्राइक जब कर्मचारी अपनी मांगों जैसे ज्यादा सैलरी, बेहतर काम की जगह को पूरा करवाने के लिए जानबूझकर काम करना बंद कर देते हैं। लॉकआउट जब मालिक या एम्प्लॉयर कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए काम बंद कर देता है या उन्हें काम करने से रोक देता है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस वे सेवाएं जो आम जनता के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे अस्पताल, रेलवे, बिजली सप्लाई, पानी सप्लाई, डाक सेवाएं आदि। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नौकरी के समझौते, जॉब अग्रीमेंट को तोड़ना, नियमों का पालन किए बिना काम रोकना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कंसिलिएशन ऑफिसर एक निष्पक्ष न्यूट्रल सरकारी अधिकारी जिसे मालिक और कर्मचारियों को शांति से बात करके समस्या सुलझाने में मदद करने के लिए नियुक्त किया जाता है। नोटिस एक लिखित सूचना जिसमें दूसरे पक्ष को बताया जाता है कि आप कब स्ट्राइक या लॉकआउट शुरू करने वाले हैं। नियमों की पूरी स्टेप बाय स्टेप एक एक करके व्याख्या। नियम 1 कर्मचारियों के लिए हड़ताल, स्ट्राइक के नियम। सरल अर्थ, यदि आप किसी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में काम करते हैं तो आप अचानक काम नहीं रोक सकते। यदि आप नियमों का पालन किए बिना काम रोकते हैं तो यह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और आपकी स्ट्राइक अवैध इलीगल हो सकती है। स्ट्राइक के लिए 4 जरूरी समय नियम, टाइमिंग रूल्स। कर्मचारी अपनी स्ट्राइक तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक वे ये 4 बातें सुनिश्चित न कर लें। 1 6 सप्ताह की समय सीमा। आपको स्ट्राइक शुरू करने से 6 सप्ताह 6 वीक्स पहले अपने मालिक को नोटिस देना होगा। उदाहरण, अगर आपने 1 मई को नोटिस दिया तो आपकी स्ट्राइक 12 जून 1 मई से 6 सप्ताह बाद तक शुरू हो जानी चाहिए। 13 जून को शुरू हुई स्ट्राइक अवैध हो जाएगी। 2 14 दिन का इंतजार। नोटिस देने के बाद आपको कम से कम 14 दिन 14 डेज तक इंतजार करना जरूरी है। आप 14 दिन पूरे होने से पहले स्ट्राइक शुरू नहीं कर सकते। उदाहरण, 1 मई को नोटिस दिया तो सबसे जल्दी आप 15 मई को ही स्ट्राइक शुरू कर सकते हैं। 14 मई को शुरू करना अवैध होगा। 3 नोटिस में दी गई तारीख। आपके नोटिस में आपने स्ट्राइक शुरू करने की जो तारीख लिखी है, आप उस तारीख से पहले स्ट्राइक शुरू नहीं कर सकते। आपको अपनी बताई हुई तारीख तक रुकना होगा। उदाहरण, अगर आपने नोटिस में स्ट्राइक की तारीख 20 मई लिखी है, भले ही 14 दिन 15 मई को पूरे हो गए हों, आपको 20 मई तक इंतजार करना होगा। 4 कॉन्सिलिएशन पीरियड में ब्रेक। अगर कोई कॉन्सिलिएशन ऑफिसर समस्या सुलझाने के लिए बातचीत कंसिलिएशन प्रोसीडिंग शुरू करता है तो बातचीत के दौरान स्ट्राइक नहीं। जब तक वो बातचीत चल रही है आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। बातचीत खत्म होने के बाद 7 दिन का इंतजार। बातचीत खत्म होने के बाद भी आपको 7 दिन 7 डेज और इंतजार करना होगा। उदाहरण, बातचीत 5 मई से 20 मई तक चली तो 5 मई से 20 मई तक स्ट्राइक मना है। 20 मई को बातचीत खत्म हुई तो 7 दिन और यानी 27 मई तक इंतजार करना होगा। सबसे जल्दी स्ट्राइक 28 मई को हो सकती है। यह नियम बाकी समय नियमों 14 दिन 6 सप्ताह पर भारी पड़ता है। नियम 2 मालिकों एम्प्लॉयर के लिए तालाबंदी लॉकआउट के नियम। सरल अर्थ, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस चलाने वाले मालिकों को भी कर्मचारियों को लॉकआउट करने से पहले ठीक वही 4 समय नियम 4 टाइमिंग रूल्स मानने होंगे जो कर्मचारियों के लिए स्ट्राइक के लिए बताए गए हैं। मालिक को लॉकआउट से पहले नोटिस देना होगा और लॉकआउट 6 सप्ताह के अंदर होना चाहिए। नोटिस देने के बाद 14 दिन का इंतजार करना होगा। नोटिस में दी गई तारीख से पहले लॉकआउट नहीं कर सकते। कॉन्सिलिएशन के दौरान और उसके 7 दिन बाद तक लॉकआउट नहीं कर सकते। नियम 3 अगर हड़ताल या तालाबंदी पहले से हो रही हो, एग्जिस्टिंग स्ट्राइक लॉकआउट। सरल अर्थ, अगर किसी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में पहले से ही स्ट्राइक या लॉकआउट चल रहा है और वो अब दूसरी यूनिटों में भी फैल जाता है या जारी रहता है तो
नया नोटिस जरूरी नहीं। मालिक या कर्मचारियों को हर बार नया नोटिस देने की जरूरत नहीं है। मालिक को उसी दिन सूचना देनी होगी। मालिक को जिस दिन ये स्ट्राइक या लॉकआउट घोषित होता है या फैलता है, उसी दिन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी संबंधित सरकारी अथॉरिटी को इसकी सूचना इंटीमेशन देनी होगी। क्यों? ताकि सरकार को तुरंत पता चल जाए और वो जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप इंटरवीन कर सके। नियम 4, नोटिस कैसे देना है। मैनर ऑफ गिविंग नोटिस। सरल अर्थ, यह सेक्शन कहता है कि नोटिस देने का तरीका, जैसे कौन साइन करेगा, कितने लोग करेंगे, कैसे भेजा जाएगा, कुछ निर्धारित नियमों प्रिस्क्राइब्ड रूल्स द्वारा तय किया जाएगा। आपको उन्हीं रूल्स का पालन करना होगा जो सरकार ने बनाए हैं। जैसे स्ट्राइक नोटिस पर ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी के हस्ताक्षर जरूरी हैं और इसे रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना होगा। नियम 5, नोटिस की सूचना सरकार को देना। रिपोर्टिंग टू गवर्नमेंट। सरल अर्थ, अगर मालिक को कर्मचारियों से स्ट्राइक का नोटिस मिलता है या मालिक कर्मचारियों को लॉकआउट का नोटिस देता है तो मालिक की जिम्मेदारी है कि वो इसकी जानकारी सरकार को दे। 5 दिन के अंदर रिपोर्टिंग। जिस दिन नोटिस दिए या लिए गए हैं उसके 5 दिन 5 डेज के अंदर मालिक को सरकार को बताना होगा कि उस दिन कितने नोटिस दिए गए या मिले। उदाहरण, 10 अगस्त को 20 स्ट्राइक नोटिस मिले। मालिक को 15 अगस्त तक सरकार को यह रिपोर्ट देनी होगी। क्या होता है अगर नियम तोड़े जाएं? कॉन्सिक्वेंसेस। सरल अर्थ, यदि स्ट्राइक या लॉकआउट इन नियमों का पालन किए बिना शुरू किया जाता है तो वो अवैध इलीगल हो जाता है। कर्मचारियों के लिए अवैध स्ट्राइक के लिए वेतन सैलरी कट सकता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकती है या कुछ मामलों में नौकरी भी जा सकती है। मालिकों के लिए अवैध लॉकआउट के लिए जुर्माना फाइन्स लग सकता है और कोर्ट उन्हें काम तुरंत शुरू करने का आदेश दे सकती है। याद रखने के लिए जरूरी अंक, मेमोरी एंकर्स। चीज, अंक क्यों याद रखें? नोटिस देने के बाद इंतजार 14 दिन। स्ट्राइक या लॉकआउट से पहले 14 दिन इंतजार जरूरी है। नोटिस के बाद अधिकतम समय 6 सप्ताह 42 दिन। स्ट्राइक या लॉकआउट 6 सप्ताह के अंदर हो जाना चाहिए। कॉन्सिलिएशन के बाद इंतजार 7 दिन। बातचीत कंसिलिएशन खत्म होने के बाद 7 दिन तक रुकना होगा। मालिक द्वारा सरकार को रिपोर्टिंग करिपरिबा 5 दिन। मालिक को नोटिस के बारे में 5 दिन के अंदर सरकार को बताना होगा। अगर आप चाहें तो मैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की कानूनी सूची, एग्जैक्ट लीगल लिस्ट भी खोजकर आपको बता सकता हूं। क्या आप वो लिस्ट देखना चाहेंगे? ये रहा आपके द्वारा दिए गए टेक्स्ट का सरलतम हिंदी अनुवाद और बच्चों की तरह गहरी व्याख्या, जिसमें कोई भी पंक्ति नहीं छूटेगी। सेक्शन 23, 24 और 25 हड़ताल, स्ट्राइक और तालाबंदी, लॉकआउट पर पूरी रोक। यह नियम बताता है कि कब स्ट्राइक, कर्मचारी काम बंद करें, और लॉकआउट, मालिक काम बंद करे, करना मना है। कब वे इलीगल, अवैध माने जाते हैं और इलीगल कामों में पैसे से मदद करना भी मना है। जरूरी शब्द, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। शब्द इंग्लिश। सरल हिंदी अर्थ, स्ट्राइक कर्मचारियों का काम बंद करना, लॉकआउट मालिक का काम बंद करवाना, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट कोई भी फैक्ट्री, वर्कशॉप या काम करने की जगह, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नौकरी का वादा तोड़ना, कंसिलिएशन बिलाड बोर्ड एक फ्रेंडली हेल्पर या कमेटी जो मालिक और कर्मचारियों को सुलह करने में मदद करता है, लेबर कोर्ट बाय ट्राइब्यूनल काम से जुड़े झगड़ों को निपटाने वाली आधिकारिक अदालतें, आर्बिट्रेशन बाय आर्बिट्रेटर
एक निष्पक्ष न्यूट्रल व्यक्ति जो दोनों पक्षों को सुनकर अपना फैसला अवार्ड देता है। पेंडेंसी, जब कोई काम चल रहा हो, जैसे सुनवाई चल रही हो। सेटलमेंट बार अवार्ड, दोनों पक्षों का समझौता या अदालत का अंतिम फैसला। कॉन्ट्रवेंशन, कानून या नियम के खिलाफ काम करना। नोइंगली, जानबूझकर या ये जानते हुए कि आप क्या कर रहे हैं। 1 सेक्शन 23 हड़ताल, स्ट्राइक और तालाबंदी लॉकआउट कब मना है। ये सेक्शन बताता है कि कर्मचारियों को स्ट्राइक और मालिकों को लॉकआउट करने की अनुमति कब नहीं है। नियम 1 बुनियादी रोक। सरल अर्थ, किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में काम करने वाला कोई भी वर्कमैन कर्मचारी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके स्ट्राइक पर नहीं जाएगा और न ही कोई एम्प्लॉयर मालिक नियमों को तोड़कर लॉकआउट करेगा। बच्चों की तरह व्याख्या, मान लीजिए आपकी एक स्कूल बस इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है। ड्राइवर वर्कमैन बिना बताए और नियम तोड़े बस चलाना नहीं रोक सकता, नो स्ट्राइक। और मालिक एम्प्लॉयर भी बिना नियम तोड़े बस को गैरेज में बंद नहीं कर सकता, नो लॉकआउट। दोनों को नियम का पालन करना होगा। नियम 2:4 समय नियम, टाइमिंग रूल्स, जब सब्र रखना है। ये वो 4 समय हैं जब आपको स्ट्राइक या लॉकआउट शुरू करने से पहले रुकना, वेट होगा। कंसिलिएशन बोर्ड की सुनवाई के दौरान। नियम, जब कोई कंसिलिएशन बोर्ड, एक सुलह कमेटी आपके झगड़े को निपटाने के लिए बातचीत कर रहा हो, पेंडेंसी, तब स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते। इंतजार, यह बातचीत खत्म होने के बाद भी आपको 7 दिन 7 डेज और इंतजार करना होगा। क्यों? ताकि सुलह करने वाले को शांति से काम करने का पूरा मौका मिले और 7 दिन में उसका फैसला लागू हो सके। लेबर कोर्ट ट्राइब्यूनल की सुनवाई के दौरान। नियम, जब आपका झगड़ा किसी लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्राइब्यूनल में चल रहा हो, पेंडेंसी, तब स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते। इंतजार, कोर्ट ट्रिब्यूनल का फैसला आ जाने के बाद भी आपको 2 महीने 2 मंथ्स और इंतजार करना होगा। क्यों? कोर्ट ट्रिब्यूनल का फैसला बड़ा होता है, इसलिए उसे लागू करने और माहौल शांत होने के लिए ज्यादा समय 2 महीने दिया जाता है। औपचारिक फॉर्मल आर्बिट्रेशन की सुनवाई के दौरान। नियम, अगर आपका झगड़ा एक आर्बिट्रेटर पंच सुन रहा है और ये आर्बिट्रेशन कानूनी रूप से शुरू किया गया है सेक्शन 10A के नोटिफिकेशन के साथ, तो सुनवाई के दौरान स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते। इंतजार, आर्बिट्रेशन खत्म होने के बाद भी 2 महीने 2 मंथ्स इंतजार करना होगा। क्यों? यह नियम केवल तभी लागू होता है जब आर्बिट्रेशन को सरकार ने आधिकारिक ऑफिशियली तौर पर शुरू करने की घोषणा की हो। ऑसी लागू सेटलमेंट या अवार्ड के समय। नियम, अगर किसी मसले पर पहले से ही एक सेटलमेंट, समझौता या अवार्ड कोर्ट का फैसला लागू इन ऑपरेशन है, तो आप उसी मसले पर स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते। उदाहरण, अगर आपने इस साल की सैलरी के लिए सेटलमेंट कर लिया है, तो आप उस सेटलमेंट के दौरान उसी सैलरी को लेकर फिर से स्ट्राइक नहीं कर सकते। 2 सेक्शन 24 हड़ताल, स्ट्राइक और तालाबंदी लॉकआउट कब इलीगल अवैध होती है। यह सेक्शन बताता है कि आपकी स्ट्राइक या लॉकआउट को इलीगल कब माना जाएगा। नियम 1, अगर नियमों का उल्लंघन किया, कोई भी स्ट्राइक या लॉकआउट इलीगल होगा अगर 1 सेक्शन 22 नोटिस और 14 दिन 6 सप्ताह के नियम, या सेक्शन 23 ऊपर दिए गए 4 समय नियम के नियमों को तोड़कर इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ शुरू किया जाता है या घोषित किया जाता है। 2 अगर किसी सरकारी आदेश ऑर्डर के बावजूद इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एन ऑर्डर उसे जारी कंटिन्यूड रखा जाता है, जैसे सेक्शन 10 या 10A के तहत आपको रोकने का आदेश दिया गया था। बच्चों की तरह व्याख्या, मान लीजिए स्ट्राइक करने के लिए आपको लाल टोपी पहननी थी, सेक्शन 22 का नियम। अगर आप नीली टोपी पहनकर स्ट्राइक शुरू करते हैं तो वो इलीगल है। या अगर प्रिंसिपल गवर्नमेंट आपको रुक जाओ ऑर्डर कहते हैं और आप फिर भी खेलते रहते हैं तो खेलना इलीगल हो जाएगा। नियम 2, पहले से चल रही स्ट्राइक का क्या? सरल अर्थ, अगर स्ट्राइक या लॉकआउट तब शुरू हुई थी जब वो लीगल कानूनी थी और बाद में झगड़ा किसी बोर्ड या कोर्ट को भेज दिया गया, तो जारी रखना अपने आप इलीगल नहीं, उस स्ट्राइक या लॉकआउट को जारी रखना अपने आप में इलीगल नहीं माना जाएगा। शर्त यह है कि स्ट्राइक शुरू में लीगल होनी चाहिए और कोर्ट सरकार ने उसे रोकने का कोई आदेश ऑर्डर नहीं दिया हो। बच्चों की तरह व्याख्या, आपने सभी नियम मानकर एक खेल शुरू किया, लीगल स्ट्राइक। खेल शुरू होने के बाद टीचर ने कहा कि अब मैं इस झगड़े को देखूंगा। जब तक टीचर आपको बंद करो नहीं कहते, आप खेल जारी रख सकते हैं। नियम 3, इलीगल काम के जवाब में किया गया काम। सरल अर्थ, अगर एक पक्ष पहले इलीगल काम करता है तो दूसरे पक्ष का जवाब में किया गया काम इलीगल नहीं माना जाएगा। उदाहरण 1, कर्मचारियों ने इलीगल स्ट्राइक शुरू कर दी, मालिक ने जवाब में लॉकआउट कर दिया, ये लॉकआउट इलीगल नहीं माना जाएगा। उदाहरण 2, मालिक ने पहले इलीगल लॉकआउट कर दिया, कर्मचारियों ने जवाब में स्ट्राइक कर दी,
यह स्ट्राइक इलीगल नहीं मानी जाएगी। बच्चों की तरह व्याख्या: एक बच्चा दूसरे बच्चे को बिना वजह धक्का मारता है, इलीगल एक्शन। जवाब में दूसरा बच्चा उसे हटने के लिए कहता है। दूसरे बच्चे का हटने को कहना इलीगल नहीं है क्योंकि यह पहले इलीगल काम का जवाब था। 3. सेक्शन 25 इलीगल कामों में पैसे की मदद पर रोक। नियम 1 पैसे से मदद मना है। सरल अर्थ: कोई भी व्यक्ति जानबूझकर नोइंगली किसी भी इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट को सीधे मदद पहुंचाने के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकता या पैसा नहीं दे सकता। बच्चों की तरह व्याख्या: अगर आपको पता है कि स्ट्राइक गलत तरीके से हो रही है, इलीगल, और आप फिर भी स्ट्राइक पर गए लोगों को खाने या रहने के लिए पैसे देते हैं ताकि वे स्ट्राइक जारी रख सकें, तो यह भी कानून तोड़ना है। यह नियम कहता है कि इलीगल काम को पैसे की हवा नहीं मिलनी चाहिए। अगर नियम तोड़ा जाए तो क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेस। सरल अर्थ: 1. अगर स्ट्राइक या लॉकआउट इलीगल घोषित होता है तो कोर्ट या सरकार उसे तुरंत बंद करने का आदेश दे सकती है। 2. इलीगल स्ट्राइक करने वाले कर्मचारियों को सैलरी से हाथ धोना पड़ सकता है और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकती है। 3. सेक्शन 25 के नियम को तोड़ने वाले यानी जानबूझकर इलीगल काम को पैसे से मदद करने वाले पर जुर्माना या कानूनी सजा हो सकती है। याद रखने के लिए क्विक पॉइंट: कंसिलिएशन बोर्ड बातचीत के दौरान रुकना जोड़ 7 दिन और रुकना। कोर्ट अब ट्राइब्यूनल आर्बिट्रेशन फॉर्मल सुनवाई के दौरान रुकना जोड़ 2 महीने और रुकना। सेटलमेंट अवार्ड लागू है तो उस मसले पर स्ट्राइक या लॉकआउट मना है। इलीगल है तो पैसे से मदद नोइंगली मत करो। एक पक्ष इलीगल काम करे तो दूसरे का जवाब में किया गया काम इलीगल नहीं होगा। आपके कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं अब पूरी तरह स्पष्ट हो गए होंगे। अब आप आगे क्या चाहेंगे? 1. मैं इस पूरी जानकारी के 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस अभ्यास प्रश्न बना दूं। 2. या मैं आपको बताऊं कि सेक्शन 10 और सेक्शन 22 के तहत कौन कौन से लीगल ऑर्डर्स, कानूनी आदेश आ सकते हैं जो स्ट्राइक, लॉकआउट को रोकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। हम इसे हिंदी में बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं, जैसे किसी छोटे बच्चे को कहानी सुना रहे हों। हर शब्द को धीरे धीरे खोलेंगे ताकि सारा कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाए। चैप्टर VA ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट, छंटनी के नियम। टाइटल लाइन शीर्षक चैप्टर 5A ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। चैप्टर अध्याय ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जैसे किसी मोटी लॉ बुक का एक बिग सेक्शन। समझिए ये एक कहानी की किताब का एक बड़ा चैप्टर है। VA ये इस चैप्टर का नाम या नंबर है। जैसे हर चैप्टर का एक नाम होता है, वैसे ही ये कानून की चीजों को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। ले ऑफ इसका मतलब है जब किसी वर्कर को काम पर आने से टेम्पररी, थोड़े समय के लिए मना कर दिया जाता है। उसे फायर्ड, हमेशा के लिए नौकरी से निकाला नहीं किया गया है, बस अभी काम नहीं है इसलिए घर पर बैठना होगा। यह आमतौर पर टेम्पररी होता है। आसान एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री में बिजली कट गई है, मशीनें नहीं चल सकती, इसलिए ओनर कहता है कि 3 दिन बाद आना। यह LAYOFF है। AND इसका मतलब है और, यानी यह चैप्टर दोनों चीजों ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के बारे में बात करेगा। रिट्रेंचमेंट इसका मतलब है जब किसी वर्कर को परमानेंटली, हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है। यह इसलिए नहीं होता कि वर्कर ने कोई गलती की है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि कंपनी को लोगों की संख्या रिड्यूस कम करनी है, यानी उस जॉब की अब जरूरत नहीं है या बिजनेस में कमी आ गई है। आसान एग्जाम्पल, एक कंपनी ने एक पुरानी मशीन की जगह एक नई ऑटोमेटिक मशीन लगा दी। अब 10 वर्कर्स का काम एक मशीन कर रही है, इसलिए 10 वर्कर्स को परमानेंटली निकाला जाएगा। यह रिट्रेंचमेंट है। पूरा मतलब, सिंपल मीनिंग, यह चैप्टर हमें टेम्परेरी काम बंद होने, ले ऑफ और परमानेंट जॉब कट, रिट्रेंचमेंट के समय के नियम और वर्कर्स के अधिकारों के बारे में बताता है।
सेक्शन 25A नियमों का लागू होना, एप्लीकेशन ऑफ रूल्स। Section heading and number, Niyam ka naam 25A. Application of sections 25C to 25E 1. 25 AD तो यह इस खास नियम का नंबर है। जैसे किताब में हर पैराग्राफ का एक नंबर होता है। एप्लीकेशन ऑफ इसका मतलब है कि यह नियम कब और कहां इस्तेमाल होगा, यानी किन सिचुएशंस, स्थितियों में लागू होगा। सेक्शंस 25C to 25E ये इसी कानून के कुछ और नियम हैं। 25C, 25D, 25E। ये लाइन बताती है कि हम ये देखेंगे कि ये आगे वाले नियम कहां कहां अप्लाई होते हैं। 1. ये दिखाता है कि ये सेक्शन 25A का पहला पार्ट है। इसके बाद 2, 3 जैसे और पार्ट्स भी हो सकते हैं। पूरा मतलब, सिंपल मीनिंग, सेक्शन 25A हमें ये बताएगा कि ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के असली नियम यानी 25C, 25D और 25E किन वर्क प्लेसेस, काम की जगहों पर लागू नहीं होंगे। अब हम इसका पहला भाग 1 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1, जहां नियम लागू नहीं होते, एक्सेप्शंस। Part 1, opening words, शुरुआत के शब्द. Sections 25C to 25E inclusive shall not apply to industrial establishments to which Chapter VB applies or. Sections 25C to 25E inclusive का मतलब है सहित, यानी नियम 25C, 25D और 25E- ये सारे नियम एक साथ। Shall not apply to, do not work here या यहां ये नियम नहीं चलेंगे। इसका मतलब है कि ये नियम आगे बताई गई जगहों पर अप्लाई नहीं होंगे। इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स, ये एक बड़ा शब्द है। इसका मतलब है वो जगह जहां इंडस्ट्री, उद्योग का काम होता है, जैसे फैक्ट्रीज, माइंस या प्लांटेशंस। इसे कानून की भाषा में वर्क प्लेस, कार्यस्थल कह सकते हैं। टू विच चैप्टर VB अप्लाइज, और अगर किसी वर्क प्लेस पर इसी लॉ का चैप्टर VB लागू होता है तो वहां 25C, 25E नियम लागू नहीं होंगे। याद रखने की बात, चैप्टर VB में बहुत बड़ी कंपनीज या वर्क प्लेसेस के लिए थोड़े और स्ट्रिक्ट रूल्स, सख्त नियम होते हैं। इसलिए छोटी कंपनीज के नियम चैप्टर VA के 25C, 25E वहां नहीं चलते। प्लेन मीनिंग, सीधा अर्थ, नियम 25C से 25E उन वर्क प्लेसेस पर अप्लाई नहीं होंगे जिन पर चैप्टर VB लागू होता है। इसके अलावा कुछ और वर्क प्लेसेस भी हैं जो अब क्लॉजेज A और B में बताए गए हैं। क्लॉज A 50 से कम वर्कर वाली जगहें। Clause A, to industrial establishments in which less than 50 workmen on an average per working day have been employed in the preceding calendar month, or less than 50 workmen, 50 से कम वर्कर्स। वर्कमैन का मतलब यहां काम करने वाले वर्कर्स या एम्प्लॉयज हैं। ऑन एन एवरेज पर वर्किंग डे, एवरेज का मतलब है औसत, यानी हर काम करने वाले दिन पर एवरेज कितने वर्कर्स काम कर रहे थे। हैव बीन एम्प्लॉयड इन द प्रीसीडिंग कैलेंडर मंथ, प्रीसीडिंग कैलेंडर मंथ का मतलब है पिछले महीने में। जैसे अगर अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है तो हम सितंबर के महीने का एवरेज देखेंगे। प्लेन मीनिंग, सीधा अर्थ, अगर किसी वर्क प्लेस पर पिछले महीने में एवरेज में 50 से कम वर्कर्स काम कर रहे थे तो उस वर्क प्लेस पर रूल्स 25C, 25E लागू नहीं होंगे। क्यों? कानून छोटे वर्क प्लेसेस को बिग कंपनीज के नियमों से थोड़ी फ्रीडम, आज़ादी देता है ताकि छोटे वर्क प्लेसेस को काम करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। मेमोरी टिप, याद रखने की तरकीब, 50 से कम लोग छोटी जगह रूल्स लागू नहीं। क्लॉज B, मौसमी या रुक रुक कर काम करने वाली जगहें। Clause B, to industrial establishments which are of a seasonal character or in which work is performed only intermittently. Which are of a seasonal character, seasonal का मतलब है मौसमी, यानी वो काम जो केवल किसी खास सीजन, मौसम या साल के कुछ महीनों में ही होता है। एग्जाम्पल, आइसक्रीम की फैक्ट्री जो सिर्फ गर्मियों में चलती है, या प्लांटेशन जहां फल तोड़ने का काम केवल फसल के समय होता है। और यानी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, शर्त पूरी हो जाए। इन विच वर्क इज परफॉर्म्ड ओनली इंटरमिटेंटली, इंटरमिटेंटली का मतलब है रुक रुक कर या समय समय पर, यानी काम रोजाना लगातार नहीं चलता, बीच बीच में गैप छुट्टी होता रहता है। एग्जाम्पल, एक कंपनी जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेती है और प्रोजेक्ट्स के बीच में कुछ दिन या महीने काम बंद रहता है। प्लेन मीनिंग, सीधा अर्थ, अगर कोई वर्कप्लेस मौसमी, सीजनल है जो केवल खास मौसम में चलता है या जहां काम रुक रुक कर इंटरमिटेंटली होता है तो वहां भी रूल्स 25C, 25E लागू नहीं होंगे। मेमोरी टिप, याद रखने की तरकीब, मौसम के हिसाब से या रुक रुक कर काम रूल्स लागू नहीं। पार्ट 2, सरकार का आखिरी फैसला, गवर्नमेंट्स फाइनल डिसीजन। Part 2. If a question arises whether an industrial establishment is of a seasonal character or whether work is performed therein only intermittently, the decision of the appropriate government thereon shall be final. If a question arises, अगर कोई डाउट, शक या डिसएग्रीमेंट, असहमति होता है, जैसे मालिक कहे हम सीजनल हैं और वर्कर्स कहें नहीं, हम नहीं हैं। The decision of the appropriate government thereon,
अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी, सरकारी अधिकारी जो उस लॉ को लागू करने के लिए जिम्मेदार है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका डिसीजन, फैसला ही माना जाएगा। शैल बी फाइनल, इसका मतलब है कि उनका फैसला आखिरी होगा, उस फैसले पर कोई आर्ग्यूमेंट, बहस नहीं कर सकता। प्लेन मीनिंग, सीधा अर्थ, अगर यह डिस्प्यूट हो जाए कि कोई वर्कप्लेस मौसमी है या रुक रुक कर काम करता है, तो इस पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी फैसला देगी वही फाइनल, अंतिम माना जाएगा। मेमोरी टिप, याद रखने की तरकीब, जब भी कंफ्यूज हो गो वीटी। डिसीजन फाइनल। Explanation, industrial establishment का मतलब, footnote, explanation part, स्पष्टीकरण वाला भाग explanation. In this section and in sections 25C, 25D and 25E, industrial establishment means. एक्सप्लेनेशन, यह पैराग्राफ हमें इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट का सही मतलब समझाता है। इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शंस 25C, 25D एंड 25E, यह एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण सेक्शन 25A के लिए और आगे के रूल्स 25C, 25E के लिए भी लागू होगा। प्लेन मीनिंग, सीधा अर्थ, अब कानून हमें बताएगा कि इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट वर्कप्लेस में कौन कौन सी जगहें आती हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। आइटम आई -IEI, कौन कौन सी जगहें शामिल हैं। I, a factory as defined in clause M of section 2 of the Factories Act 1948. A factory, वो जगह जहां मशीनें चलती हैं और सामान बनता है। As defined in Factories Act 1948, कानून कहता है कि फैक्ट्री का मतलब वही होगा जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एक दूसरा कानून में लिखा है। एग्जाम्पल, कोई बड़ी कपड़ा मिल या कार बनाने वाली फैक्ट्री। 2. A mine as defined in clause I of section 2 of the Mines Act 1952. ए माइन, वो जगह जहां जमीन से मिनरल्स जैसे कोयला, लोहा निकाले जाते हैं, खदान। एज डिफाइंड इन माइंस एक्ट 1952, माइन का मतलब वो होगा जो माइंस एक्ट 1952 तीसरा कानून में लिखा है। 2. अ प्लांटेशन एज डिफाइंड इन क्लॉज एंड F ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द प्लांटेशंस लेबर एक्ट 1951. अ प्लांटेशन, बड़ा खेत या बागान जहां चाय, कॉफी या रबर जैसी क्रॉप्स, फसलें उगाई जाती हैं। एज डिफाइंड इन प्लांटेशंस लेबर एक्ट 1951, इसका मतलब प्लांटेशंस लेबर एक्ट 1951 चौथा कानून के हिसाब से लिया जाएगा। सिंपल समरी, अति सरल सारांश, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में 3 चीजें आती हैं, फैक्ट्री, माइन और प्लांटेशन। लेकिन इनका डेफिनेशन, परिभाषा उन्हीं के खास कानूनों, एक्ट से लिया जाएगा। आपका अगला कदम, व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब हमने सेक्शन 25A को वर्ड बाय वर्ड, शब्द दर शब्द अच्छे से समझ लिया है। आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले कदम पर चल सकते हैं। 1. सेक्शंस 25C, 25D और 25E की इसी तरह वर्ड बाय वर्ड व्याख्या करें, क्योंकि ये ही असली ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के नियम हैं। या 2. इन सभी नियमों 25A तक को याद रखने के लिए सिर्फ बुलेट्स और डेट्स की एक चीट शीट, संक्षेप में नोट बनाएं। या 3. याद रखने में मदद के लिए छोटी छोटी कहानियां, स्टोरीज या मजेदार एग्जाम्पल्स बनाएं। आप बताइए, हम आगे क्या करें। यह बहुत अच्छा है। मैं इस पूरी बात को आपके लिए सरल हिंदी में समझाता हूं, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, और हर बात को विस्तार से बताता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाए। यह नियम कहां से आता है? सोर्स ऑफ द रूल। यह नियम भारत सरकार के एक कानून की किताब से आता है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। एक्ट कानून, यह एक बहुत बड़ी सरकारी किताब है जिसमें मजदूरों और मालिकों के बीच के झगड़ों को सुलझाने के नियम लिखे हैं। यह खास नियम, जिसका नाम 25B है, इसी बड़ी किताब का हिस्सा है। नियम की शुरुआत, द हेडिंग 25B, Definition of Continuous Service. For the purposes of this chapter, 25B,
ये इस नियम का नंबर संख्या है, जैसे किसी किताब के पेज नंबर पृष्ठ संख्या की तरह। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। डेफिनेशन परिभाषा। इसका मतलब है कि यह नियम बताएगा कि एक खास फ्रेज वाक्यांश का क्या मतलब है। कंटिन्यूअस सर्विस ये वो खास बात है जिसके बारे में हम सीख रहे हैं। हिंदी में आप इसे लगातार काम करना कह सकते हैं। फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस चैप्टर अध्याय कानून की किताब का एक बड़ा हिस्सा। ये लाइन कहती है कि कानून के इस हिस्से में जब भी हम कंटिन्यूअस सर्विस बोलेंगे तो इसका मतलब वही होगा जो ये नियम बताएगा। सरल मतलब यह नियम बताता है कि लगातार काम करने का क्या मतलब है, ताकि हम आगे के नियमों को सही से समझ सकें। पहला तरीका लगातार काम करना। क्लॉज 1। 1. A workman shall be said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted service. A workman वो इंसान जो फैक्ट्री, दफ्तर या किसी जगह पर काम करता है। हिंदी में आप इसे मजदूर या एम्प्लॉई, कर्मचारी कह सकते हैं। shall be said to be माना जाएगा या कहा जाएगा। in continuous service यह माना जाएगा कि वो लगातार काम कर रहा है। uninterrupted service बिना किसी रोक टोक के काम करना। uninterrupted का मतलब है जो रुका नहीं है। सरल मतलब अगर कोई वर्कमैन मजदूर किसी समय तक बिना किसी रोक टोक के लगातार काम करता है तो कानून कहेगा कि उसकी कंटिन्यूअस सर्विस है। अच्छे कारण वाली छुट्टियां भी गिनती हैं। द लिस्ट आफ्टर including service which may be interrupted on account of sickness or authorized leave or an accident, or a strike which is not illegal, or a lockout or a cessation of work which is not due to any fault on the part of the workman. ये लाइन बहुत जरूरी है। ये कहती है कि कुछ ब्रेक्स, रुकावटें ऐसी हैं जो काम को रोकती तो हैं पर वे आपकी कंटिन्यूअस सर्विस को खत्म नहीं करती। कारण रीजंस फॉर इंटरप्शन। सरल हिंदी में मतलब सिकनेस अगर मजदूर बीमार है और छुट्टी लेता है। ऑथराइज्ड लीव अगर एम्प्लॉयर, मालिक ने छुट्टी के लिए ऑथराइजेशन, इजाजत दी थी। एन एक्सीडेंट अगर मजदूर का कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना हो गया और वो काम पर नहीं आ पाया। अ स्ट्राइक विच इज नॉट इलीगल अगर मजदूरों ने स्ट्राइक, हड़ताल की लेकिन वो स्ट्राइक लीगल, कानूनी थी, यानी कानून के खिलाफ नहीं थी। अ लॉकआउट अगर एम्प्लॉयर, मालिक ने अस्थायी रूप से काम बंद कर दिया। सेसेशन ऑफ वर्क विच इज नॉट ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कमैन काम रुक गया लेकिन इसकी गलती वर्कमैन, मजदूर की नहीं थी, जैसे मशीन टूट गई या कच्चा माल खत्म हो गया। सरल मतलब इन रीजंस कारणों से काम से दूर रहना भी लगातार काम ही माना जाएगा। ये कंटिन्यूअस सर्विस को ब्रेक तोड़ते नहीं है। दूसरा तरीका कम से कम दिन काम करना। क्लॉज 2। 2. Where a workman is not in continuous service within the meaning of clause 1 for a period of 1 year or 6 months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer. यह नियम उन लोगों के लिए है जो क्लॉज 1 पहला तरीका के हिसाब से कंटिन्यूअस सर्विस वाले नहीं माने जाते, शायद उन्होंने बीच में अनऑथराइज्ड ब्रेक्स ले लिए हों। ही शैल बी डीम्ड टू बी इन कंटिन्यूअस सर्विस। डीम्ड टू बी का मतलब है कानून मानेगा कि ऐसा है, भले ही असलियत में ऐसा ना हो। यह एक ऑल्टरनेट वे, वैकल्पिक तरीका है। यह नियम 1 ईयर 1 साल और 6 मंथ्स 6 महीने की कंटिन्यूअस सर्विस को चेक करने के लिए काम आता है। सरल मतलब अगर किसी मजदूर ने क्लॉज 1 के हिसाब से लगातार काम नहीं किया है तो भी वो 1 ईयर या 6 मंथ्स की कंटिन्यूअस सर्विस वाला माना जा सकता है अगर उसने नीचे बताए गए कम से कम दिन काम किया हो। 1 साल की गिनती। क्लॉज 2A-1 year test. A. For a period of 1 year, if the workman, during a period of 12 calendar months preceding the date with reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than. For a period of 1 year, हम चेक कर रहे हैं कि क्या मजदूर को 1 ईयर की कंटिन्यूअस सर्विस मिली है। 12 कैलेंडर मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट उस जरूरी तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों को देखो। एक्चुअली वर्कड फॉर नॉट लेस दैन मजदूर ने कम से कम इतने दिन काम किया हो। काम की जगह प्लेस ऑफ वर्क कम से कम दिन, मिनिमम डेज। बिलो ग्राउंड इन अ माइन खदान में जमीन के नीचे काम करने वाले मजदूर। 190 डेज 190 दिन। इन एनी अदर केस बाकी सभी मजदूर। 240 डेज 240 दिन। सरल मतलब एक वर्कमैन को 1 ईयर की कंटिन्यूअस सर्विस वाला मानने के लिए पिछले 12 महीनों में उसने कम से कम 240 दिन या 190 दिन, अगर वो माइनर खदानकर्मी है, एक्चुअली वास्तव में काम किया होना चाहिए। 6 महीने की गिनती। क्लॉज 2B-6 month test. B. For a period of 6 months, if the workman, during a period of 6 calendar months preceding the date with reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than. यह 6 months 6 महीने की कंटिन्यूअस सर्विस को चेक करने के लिए है।
हम ठीक पहले के 6 महीनों को देखते हैं। काम की जगह, प्लेस ऑफ वर्क, कम से कम दिन, मिनिमम डेज। बिलो ग्राउंड इन अ माइन, 95 डेज, 95 दिन। इन एनी अदर केस, 120 डेज, 120 दिन। सरल मतलब, एक वर्कमैन को 6 मंथ्स की कंटिन्यूअस सर्विस वाला मानने के लिए पिछले 6 महीनों में उसने कम से कम 120 दिन या 95 दिन, अगर वो माइनर है, एक्चुअली काम किया होना चाहिए। कौन से दिन काम किए गए माने जाएंगे? एक्सप्लेनेशन फॉर क्लॉज 2। Explanation. For the purposes of Clause 2, the number of days on which a workman has actually worked under an employer shall include the days on which. ये हिस्सा बताता है कि जब हम ऊपर के 240/190 या 120/95 दिन गिन रहे हों, तो कौन कौन से दिन ऐसे हैं जो मजदूर ने एक्चुअली काम नहीं किया, पर फिर भी उन्हें काम किए गए दिन माना जाएगा। प्रकार के दिन, टाइप ऑफ डेज टू बी इंक्लूडेड। सरल हिंदी में मतलब और स्पष्टीकरण, मोर इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। ही हैज बिन लेड ऑफ। लेड ऑफ छटनी, जब एम्प्लॉयर मालिक के पास काम नहीं है तो वो मजदूर को काम पर आने से मना कर देता है, पर नौकरी से निकालता नहीं है। ये अस्थायी है। अगर लेड ऑफ नियम के हिसाब से हुआ है तो लेड ऑफ के दिन भी काम किए गए दिन माने जाएंगे। 2. ही हैज बीन ऑन लीव विथ फुल वेजेस। लीव विथ फुल वेजेस, पूरे वेतन के साथ छुट्टी। अगर मजदूर ने वो छुट्टी ली है जिसके लिए उसे पूरा पैसा मिला है, पेड लीव। ये छुट्टी उसने पिछले सालों में अर्न कमाया की थी। ये पेड लीव के दिन भी गिनती में आते हैं। 2. He has been absent due to temporary disablement caused by accident arising out of fees and in the course of his employment. टेम्पररी डिसेबलमेंट, अस्थायी अपंगता, मजदूर को काम करते समय या काम की वजह से एक्सीडेंट हुआ और वो अस्थायी रूप से काम करने लायक नहीं रहा। उस एब्सेंस, अनुपस्थिति के दिन भी वर्किंग डेज, काम किए गए दिन माने जाएंगे। 5e, in the case of a female, she has been on maternity leave. So, however, that the total period of such maternity leave does not exceed 12 weeks. Maternity leave, मातृत्व अवकाश, महिला मजदूर के maternity leave के दिन भी गिने जाएंगे, पर एक लिमिट सीमा है। ये केवल 12 वीक्स 12 सप्ताह तक ही वर्किंग डेज में गिना जाएगा। अगर कोई 16 वीक्स की लीव लेती है तो सिर्फ 12 वीक्स ही गिने जाएंगे। सरल मतलब, जब आप 240/190 या 120/95 दिन गिनते हैं तो ले ऑफ के दिन, पेड लीव के दिन, काम के दौरान चोट लगने से हुई डिसेबलमेंट के दिन और 12 वीक्स तक की मैटरनिटी लीव के दिन भी काउंटिंग गिनती में शामिल किए जाते हैं। मुख्य बातें जो याद रखनी है, इंपॉर्टेंट प्लेन लैंग्वेज टेकअवेज। 1. कंटिन्यूअस सर्विस, लगातार काम। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। इसका मतलब है कि अगर आपने छुट्टी ली भी है तो वो ऑथराइज्ड इजाजत वाली छुट्टी थी या वो सिकनेस, लीगल स्ट्राइक, लॉकआउट जैसी गुड रीजंस, अच्छे कारण की वजह से थी। 2. 2 तरीके, कंटिन्यूअस सर्विस 2 तरीकों से साबित हो सकती है। तरीका 1, क्लॉज 1, बिना अनऑथराइज्ड ब्रेक्स के काम करना। तरीका 2, क्लॉज 2, अगर अनऑथराइज्ड ब्रेक्स हैं भी तो भी पिछले 12/6 महीनों में कम से कम 240/190 या 120/95 दिन काम करना या काम किए गए माने गए दिन। 3. गिनती में शामिल दिन, लेड ऑफ, पेड लीव, वर्क एक्सीडेंट एब्सेंस और मैटरनिटी लीव 12 वीक्स तक को भी काम किए गए दिन मानकर 240/190 की गिनती पूरी की जाती है। एक उदाहरण से समझते हैं। अ सिंपल एग्जाम्पल स्टोरी। कल्पना करें कि श्याम एक फैक्ट्री वर्कर, कारखाना मजदूर है, वो माइनर नहीं है। टारगेट लक्ष्य, हमें देखना है कि क्या उसे 1 ईयर की कंटिन्यूअस सर्विस मिली है। उसे 240 दिन चाहिए। श्याम ने पिछले 12 महीनों में एक्चुअली वर्कड, वास्तव में काम किया, 200 दिन। टेकन अर्नड एंड पेड लीव, कमाई हुई और पेड लीव ली, 20 दिन। वॉज लेड ऑफ बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने ले ऑफ किया, 15 दिन। वॉज सिक विदाउट पे, बिना पे के बीमार था, 10 दिन। Total days for Clause 2 calculation. Clause 2 की गिनती के लिए कुल दिन 200 actually worked plus 20 paid leave plus 15 laid off equals 235 days. रिजल्ट, परिणाम, श्याम को 240 दिन चाहिए थे पर उसके कुल दिन 235 ही हुए। कंक्लूजन, निष्कर्ष, कानून श्याम को 1 ईयर की कंटिन्यूअस सर्विस वाला नहीं मानेगा क्योंकि वो 240 डेज टेस्ट में फेल असफल हो गया। ध्यान दे, सिकनेस विदाउट पे वाले 10 दिन गिनती में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें जोड़ा नहीं गया। अब आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो गए होंगे। अगर आप चाहें तो मैं आगे इनमें से कोई एक चीज कर सकता हूं। 1. इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ सबसे छोटे बुलेट पॉइंट्स में बदल दूं, चीट शीट। 2. आपके ज्ञान को टेस्ट करने के लिए छोटे सवाल पूछूं, मिनी क्विजेज। 3. सरल कहानियों में बताऊं कि कोर्ट्स, अदालतों ने इन नियमों को कैसे लागू किया है, एग्जाम्पल केसेस। आप क्या चाहते हैं?
या मुझे बताएं कि मैं चीट शीट बना दूं।